गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उसके साथ कुछ जीके का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट स्पेस सेंटर इन द डीप वाटर ऑफ द साउथ चाइना सी। क्या पूछा गया आपसे? तो बोला क्या है कि साउथ चाइना सी में, है ना, किस कंट्री ने स्पेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो कहता है कि हाल में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। तो आपके पास विकल्प 4 हैं, कौन कौन सा है? तो अमेरिका, इंडिया, चाइना और रसिया। तो याद रखिएगा क्या आंसर होगा इसका? चाइना आंसर होगा। चलिए कुछ देखते हैं इसके बारे में। कहते हैं क्या, चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने समुद्री प्रभुत्व को किसके लिए किया है? तो समुद्री प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए गहरे पानी में स्पेस सेंटर खोलने का मंजूरी दे दिया है। ठीक है, किसके लिए? तो स्पेस सेंटर खोलने के लिए मंजूरी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट has been chosen as the best chief minister of India in the mode of the nation survey। ठीक है, कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण, है ना, भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। क्या नाम है? तो मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। तो विकल्प आपके पास 4 हैं, क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा को चुना गया है देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि असम के मुख्यमंत्री को उनकी नीतियों और जन कल्याणकारी किनके लिए चुना गया है? तो उनका जो नीतियां हैं और जल कल्याणकारी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवाज एक राष्ट्र, ठीक है, थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट यूनिटी महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम वन वॉइस वन नेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि वन वॉइस वन नेशन का बात किया गया है और नॉर्थ ईस्ट यूनिटी महोत्सव, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का बात किया जा रहा है, जिसका थीम क्या है? एक आवाज एक राष्ट्र। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके पास विकल्प कितने हैं? 4, हैदराबाद, गुवाहाटी, नई दिल्ली और आइजोल। तो ये जो आपका हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में स्टार्ट किया। उसके बाद अगर बात करें कि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में यह महोत्सव आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? रिसेंटली अमेरिका इंडिया हैव सेट अ टारगेट ऑफ डबलिंग बायलैटरल ट्रेड इन द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। पूछा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में, है ना, कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? कितना? डबल करने का बात किया जा रहा है। तो विकल्प आपके पास 4 हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। तो राइट आंसर कितना होगा इसका? तो सी हो जाएगा, 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। किसके लिए रखा गया है? तो दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है उसको दोगुना करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या कि अमेरिका और भारत ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की सहमति व्यक्त की है ताकि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? किसके द्वारा हुआ? तो ब्लूमबर्ग एशिया के 20 सबसे अमीर परिवार में पहले स्थान पर कौन है? तो आपके पास विकल्प 4 हैं। क्या पूछा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मुकेश अंबानी। क्या होगा? मुकेश अंबानी। याद रखिएगा किसके द्वारा जारी हुआ? तो ब्लूमबर्ग की एशिया 20 की सबसे अमीर परिवारों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सेलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पूछा गया? क्या? द मोस्ट एक्सेलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप हैज बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट एक्सेलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है,
पूछा जा रहा है आपसे किनको मिला है, तो आप याद रखिए इनको मिला रिलायंस को, महिंद्रा, टाटा और इंफोसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, टाटा ग्रुप को। किसको मिला है, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या हाल में ही किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अभी पढ़े आपने टाटा ग्रुप को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि विच स्टेट इज वन टॉप इन द रिसेंटली, ठीक है, रिलीज्ड डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट ऑन पंचायत। ठीक है, हाल में पंचायत में जारी डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में क्या, कौन सा रिपोर्ट है, तो डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट का बात किया जा रहा है। ठीक है, कौन से राज्य के शीर्ष पर है, कौन सा राज्य नंबर 1 पे आया, क्या नाम है, डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट का बात किया जा रहा है। आपके पास विकल्प है 4, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटका। कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे, कर्नाटका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कर्नाटका पंचायत व्यवस्था और स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए के कारण इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट जीडीकेपी का अवधारणा का उद्देश्य है, क्या नाम है, तो जीडीकेपी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है, का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो आपके पास विकल्प क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियों को अर्थव्यवस्था में योगदान को मापन, पारंपरिक गतिविधियों की अर्थव्यवस्था में योगदान को मापन, सी हमारे पास क्या है, तकनीकी आधारित गतिविधियों अर्थव्यवस्था में योगदान का मापन, और हमारे पास क्या है, ज्ञान आधारित गतिविधियों के अर्थव्यवस्था में योगदान का मापन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा डी हो जाएगा, मेजरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी टू द इकोनॉमी। ठीक है, ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में जो भी योगदान का मापन किया, बात किया है। ठीक है, अब आ जाइए, कहता है कि जीडीकेपी क्या है, तो इसको थोड़ा आप समझिए। क्या है कि एक नई आर्थिक माप प्रणाली है, यह आकलन करती किस चीज का, तो ज्ञान और बौद्धिक संपदा अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। क्या बात किया जा रहा है कि जीडीकेपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है, आर्थिक माप प्रणाली है जो आकलन करती है किस चीज का, तो ज्ञान और बौद्धिक संपदा अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देते हैं, उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो यूनानी चिकित्सा का बात किया जा रहा है, कहां पे, तो नई दिल्ली में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो उनका उद्घाटन कौन किया, तो आपके पास पहला है प्रेसिडेंट साहब का बात किया जा रहा है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा आपके पास आ रहे हैं क्या, होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, और नैन ऑफ दी, तो राइट आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा। ठीक है, क्या हुआ, तो यूनानी चिकित्सा का कहाँ पे सम्मेलन हुआ, नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बच्चों में होने वाले क्या पूछा रहा है कि बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जा रहा है। क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। तो याद रखिएगा 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है ताकि बच्चों में कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। हाल में क्या पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द न्यू नदी, ठीक है, न्यू नदी बंधन स्कीम फॉर द पीपल लिविंग ऑन द रिवर बैंक्स। कहता है किया कि नदी के किनारे रहने वाले, ठीक है, नदी बंधन योजना की घोषणा किया है किस राज्य ने। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए नदी बंधन योजना की शुरुआत किया है इसके द्वारा,
तो आपके पास विकल्प क्या है, उत्तर प्रदेश का बात किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल का बात किया जा रहा है, उड़ीसा का बात किया जा रहा है और मध्य प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल के द्वारा एक नई स्कीम ला रही है, क्या है, नदी बंधन। क्या नाम है इसका, नदी बंधन, नदी बंधन योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, कहता है पश्चिम बंगाल की नदी बंधन योजना नदी किनारे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, किस लिए किया गया, तो नदी बंधन योजना किस लिए लाया गया, तो इसके किनारे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए। ठीक है, कहाँ पे शुरुआत किया गया, तो पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा किया है, किन्होंने किया है, तो क्या नाम है, F-35। क्या है, ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, बेचने की घोषणा किया किसने, तो विकल्प हमारे पास 4 हैं। क्या क्या है, तो फ्रांस, रसिया, अमेरिका, जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमेरिका के द्वारा F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचने का निर्णय लिया है, जिससे दोनों देशों की रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा किया है। किस देश का बात पूछा जाए, भारत के सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का, तो आप याद रखिए कि इन्होंने किया, तो फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमेरिका के द्वारा क्या लगाया गया, तो व्यापारिक साझेदारी के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। क्या पूछा गया, एक्सपोर्ट। दो चीजें होती है इंपॉर्टेंट है, एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इम्पोर्ट। क्या होता है, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, तो हमारे देश का बात करें, ठीक है, दूसरे देशों से हमारे देश जितने आ रहे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पोर्ट बोलते हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमारे देश से जितने बाहर जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है क्या, निर्यात का बात कर रहा है, और इसका मतलब क्या होता है, आयात का बात होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट का बात किया जाए कि भारत से कितना जा रहा है, तो विश्व में अगर स्थान देखा जाए तो भारत मत्स्य के निर्यात में कितने नंबर पे आएंगे, तो चौथे नंबर पे। मछली के निर्यात में भारत का जो विश्व के स्थान कितने हैं, चौथे नंबर पे भारत का। उसके बाद आ जाइए, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की योजना की घोषणा किया है। कब, 27 फरवरी को आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की योजना की है। तो आप याद रखिए, आपके पास विकल्प 4 हैं, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान और मिस्र। तो आप याद रखिएगा किसने किया है, मिस्र ने। कब, 27 फरवरी को आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की आयोजन की घोषणा किया है। चलिए, इतने सारे आज के हमारे करंट अफेयर थे, कुछ हम लोग स्टैटिक देखते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपके पास क्या बोला जा रहा है, 73 और 74 संविधान संशोधन। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमेंडमेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो संविधान संशोधन का बात करेंगे तो 73 में हमारा क्या, ग्राम पंचायत का बात किया जाता है, और 74वां जो हमारा नगर पंचायत का। ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में, और ये कब हुआ था, 1993 में। दोनों का इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां। भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया था। तो पूछा जाए कि भारत के संविधान में 88वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, इसके द्वारा क्या शामिल किया गया था, तो आप याद रखिएगा इसमें जो शामिल किया गया था वो क्या था हमारा, क्या था, तो याद रखिएगा आर्टिकल 268 का बात किया जा रहा है, जो हमारा क्या है, सेवा कर का बात करता है। कब हुआ था 88वें संविधान संशोधन, 2003 में। कब हुआ था, 2003 में। 73वां क्या है, तो ये हमारा ग्राम पंचायत की बात करता है, और 74वां क्या है, तो नगर पंचायत का बात करता है। ठीक है, 73वां कब हुआ था, 1992 में। ये कब हुआ था, 1993 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल क्या है, तो आप याद रखिएगा जो 73वें संविधान संशोधन जो किया गया था,
किसका? तो पंचायत की उन्हीं शक्तियों का प्राधिकरण किया गया है किसमें? 11वें अनुसूची में। किसमें किया गया? 11वें अनुसूची में। तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है कौन से? तो 11वीं अनुसूची बात करती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, कौन सा संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? तो अनुच्छेद 21 हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड, ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी का बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का बात करता है, अनुच्छेद 21 कहता है। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का बात करें तो ये हमारे संविधान में 12 से 35 आर्टिकल्स तक बात करती है, जिसमें से 21 अनुच्छेद जो है हमारा किसका बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का बात करता है। कहता है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान को तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, तृतीय वाचन का बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन की हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी हैं। क्या पूछा गया कि द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो आप सभी को याद होगा ये हमारे किसके पास अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। ठीक है, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना व प्रशासन का अधिकार रहेगा? तो ये आर्टिकल 30 हमें कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा, शिक्षण और संस्थाओं में स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, कोहिलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्या नाम है? कोहिलो केस, है ना। कोहिलो केस अगर पूछा जाए तो भारत के किस संविधान की अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची क्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा, 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? 9 मार्च 2018 में मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज को अनावरण किया? तो ये हमारा कर्नाटका है। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे क्या हैं? तो आप याद रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी। कौन कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। ये 17वें कब हुए? तो ये भी 1992 में हुए थे। और पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश के 2, है ना, विधानसभा के 2 दिल्ली और पुदुचेरी के लोगों ने क्या किया था? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला था। कब? 1992 में। कहाँ हुआ था? तो 1992 में 17वें संविधान संशोधन के तहत। किसमें? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव का बात करता है अनुच्छेद हमारा 55, कहता है क्या कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में तो आप याद रखिए, आर्टिकल 55 हमें क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इनका बात रखना है। तो संसद यानी कि पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, उसके बाद राज्य विधानसभा के पूछा जा रहा है जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, और 2 हमारे दिल्ली और पुदुचेरी के हो गए। तो इन सारे लोगों के द्वारा क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है क्या, किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा दिया गया? तो सभी को पता होगा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। ठीक है, अब विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। संघीय क्षेत्र की प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन, संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अगर बात किया जाए दोनों सदन में, तो अगर मैं बात करूं कहाँ पे? लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो लोकसभा में आप देख सकते हैं मैक्सिमम कितने हैं? तो 550। अभी कितना है? तो 543। और अगर राज्यसभा में बात करें तो 250 है। ठीक है, जिसमें से 12 कहाँ से आते हैं? तो मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और 238 क्या होते हैं? बाय द इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत की एक नागरिकता अपनी नागरिकता खो देगा यदि हुआ, क्या करेगा? तो सिटीजनशिप का बात किया जा रहा है। तो सिटीजन कहाँ? तो 5 से लेके 11 अनुच्छेद में बात किया गया है। ठीक है,
कहता है क्या भारत नागरिकता का परित्याग करता है अगर, तो क्या होगा, उसे नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा। फिर आता है हमारे पास, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सबको याद होगा कि ये हमारा 1960 में हुआ था बेरुबारी का वाद, जिससे क्या बोला गया कि प्रस्तावना जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियम्बल, ठीक है, ये क्या है, तो अगर याद रखना है तो इसमें क्या होगा कि ये हमारे किसके भाग नहीं है, तो संविधान का भाग नहीं है। किसने बोला था, तो 1960 के बेरुबारी वाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कहता कि भारतीय संसद का भाग है, तो भारतीय संसद के भाग कौन कौन है, तो याद रखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या है, ठीक है, ये हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है। यहाँ पे कौन होते, तो प्रेसिडेंट साहब, ये प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे कौन है, लोकसभा, और यहाँ पे क्या है, राज्यसभा। अगर बात किया जाए लोकसभा के लिए तो 25 साल चाहिए एज मिनिमम, 5 साल का क्या होता है, इसका टेन्योर होता है। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, 30 साल, और 6 इयर्स का क्या होता है, इनका टेन्योर होता है। राष्ट्रपति का 35 इयर्स चाहिए मिनिमम एज, और इनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।